दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल MCS बस्ती में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र भूगोल के सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गत दिनों प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 के प्रश्नों को हल किया था। अब हम लोग ज्योग्राफी के प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। हम लोगों ने छोटा छोटा सेगमेंट बनाया है। आपको पता है, जो दोस्त हमारे नए हैं जुड़े हैं चैनल पे, वो भी जान लें कि हम लोगों ने इसको 30 वीडियो क्वेश्चंस के वीडियोस बना रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें और ज़्यादा टाइम भी आपको ना देना पड़े और आसानी से आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो इस तरह से है दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे के क्रम में। पहले इसका एक पार्ट बन चुका है 2011 की परीक्षा का। आज फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके साथ सम्मुख हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो अंतिम अवस्था जो है वो होती है इंड्राम्प। ये ध्यान रखिएगा, अपर्दन चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है उसे इंड्राम्प कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आपका पेंक महोदय का जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया है, पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था, और जो पहली अवस्था, देखिए होता क्या है कि पेंक ने अपनी जो पुस्तक इनकी पुस्तक जो थी वो भी आप थोड़ा जान लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये इनकी पुस्तक है। इसमें ही इन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स इनकी जो पुस्तक है, इसमें ही इन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। और पेंक ने अपर्दन चक्र की जो प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभ होने की जो एक अवस्था बताई है, जिसे मतलब शुरुआती अवस्था कही है कि कल्पना की है, उसको प्राइमारंभ कहा है। ठीक है, पहले जो शुरुआती अवस्था रहती है उसको कहा है प्राइमारंभ। ये शुरुआती अवस्था है। और अंतिम अवस्था को जो दोस्तों उन्होंने बताया है वो बताया है इंड्रम्प। ठीक है, इंड्रम्प है, इंड्रम्प नहीं, इंड्रम्प है। ओके, इंड्रम्प है ये, और ये शुरुआती अवस्था बताई है। ठीक है, तो पेंक की अपर्दन चक्र की अवस्था में इन्होंने प्रारंभिक अवस्था को प्राइमारंभ कहा है और अंतिम अवस्था को इंड्रम्प कहा है, इंड्रम्प कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें अंतिम अवस्था को क्या कहा है? इंड्रम्प कहा है। ये अंतिम अवस्था आपकी है। और इनकी पुस्तक जो थी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो इनकी पुस्तक है, उसमें ही इन्होंने संकल्पना का प्रतिपादन किया है। किस संकल्पना का? अपर्दन चक्र की संकल्पना का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो नील नदी का जो डेल्टा है वो आपका चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। कैसा? चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। देखिए, तमाम सारी जो नदियां हैं, जैसे भारत की बात अगर करेंगे तो गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो नदियां आपकी हैं, ये नदियां चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जैसे नील नदी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, नील नदी की बात करें, चीन की अगर हम बात करें तो होंगहो नदी, इरावदी नदी भारत की, बोल्गा नदी, बोल्गा जो कि यूरोप की नदी है, बोल्गा जो कि 10 देशों से होकर के गुजरती है और 8 देशों की राजधानियों से गुजरती है उनमें से। ठीक है, बोल्गा आपकी है। इसके अलावा डेन्यूब है, सिंधु है, डेन्यूब है नदी है, सिंधु नदी है भारत की, सिंधु भी है गंगा के साथ साथ, सिंधु नदी भी आपकी है। ठीक है, ये तमाम सारी जो नदियाँ आपकी हैं, ये सब चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राइन नदी भी आपकी मिलती है, जो कि चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह से आपका ये चापाकार डेल्टा हो जाएगा। एक ठंडी स्थानीय हवा जो रोन घाटी में कभी कभी नीचे बैठी है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ रोन घाटी यानी कि राइन नदी की घाटी को रोन घाटी कह रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे राइन नदी की घाटी, कौन सी घाटी है? रान ये कहे या राइन नदी की घाटी। ठीक है, राइन नदी की घाटी। तो यहाँ पर जो चलती है हवा दोस्तों, वो मिस्ट्रल हवा चलती है। ठीक है, यहाँ पर जो चलती है मिस्ट्रल हवा। और मिस्ट्रल हवा क्या? फ्रांस के आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स
पर्वत से ये हवा चलती है और भूमध्य रेखा की तरफ चलती है दोस्तों। कहाँ पे चलती है? भूमध्य सागर की तरफ चलती है, भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है हवा। और ये ठंडी हवा है जो वहाँ की कृषि को भी काफ़ी नुकसान करती है, काफ़ी ठंडी और शुष्क और तेज़ गति से चलने वाली हवा है। और इस हवा से क्या होता है कि जैसे ठंडी हवा है तो तापमान को क्या कर देगी? ठंडी हवा गिरा देती है, काफ़ी नीचा कर देती है तापमान, ठीक है। तो ये एक समस्या क्रिएट हो जाती है, वहाँ के तापमान नीचे गिरने के नाते फसलों को काफ़ी हानि पहुँचती है, ठीक है। तो ये आपको मिस्ट्रल आपको हवा याद होनी चाहिए। मिस्ट्रल लिखा है दोस्तों, तो ये हवा होनी चाहिए मिस्ट्रल, ल यहाँ पे होना चाहिए मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल हवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग क्या होता है? तो कुल सौर ऊर्जा का जो अधिकतम भाग होता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। सूर्य की देखिए जो किरणें आती हैं धरातल पर, सूर्य से जो भी निकलने वाली किरणें हैं धरातल पर जो आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, ध्यान रखिएगा, लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और जब पृथ्वी से टकरा जाती हैं या किसी भी पृथ्वी पे स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जब टकराती हैं, जो किरणें वापस जाती हैं, रिटर्न होती हैं, वो दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती हैं। तो दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है, हो जाती हैं। तो कुल सौर ऊर्जा का पूछा है सर्वाधिक भाग क्या होता है? तो लघु तरंगों के रूप में होता है, ये आपका यहाँ जवाब हो जाएगा। अपसौर की घटना पूछ रहा है, अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? किस स्थिति लिखा है? स्थिति गलत लिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, तिथि होना चाहिए, किस तिथि, ठीक है। सर्वाधिक पूछ रहा है कि किस स्थिति होती है अपसौर की स्थिति, ये अपसौर की स्थिति होती है या तिथि नहीं, स्थिति, सॉरी, स्थिति होती है या तिथि होती है दोस्तों, बात एक ही है। स्थिति भी करेक्ट शब्द आपका था और तिथि भी। अपसौर की स्थिति होती है यानी कि अपसौर की स्थिति में क्या होता है, कब होती है अपसौर की स्थिति, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये जवाब भी करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर स्थिति भी करेक्ट आपका बन जाएगा। स्थिति क्या हो सकती है, या तिथि होता तो भी आपको डेट मिल जाती। तो आप जान लीजिए कि क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपना चक्कर लगाती है। तो एक स्थिति ऐसी होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, दूसरी स्थिति होती है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो जब सबसे नज़दीक की जो स्थिति बनती है सूर्य की पृथ्वी से, उसे उपसौर कहते हैं दोस्तों, उपसौर, जब सबसे नज़दीक होगा। और जब सबसे ज़्यादा दूर होगा तो अपसौर होगा, अपसौर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो डेट आपकी होती है, उपसौर की स्थिति होती है, ये होती है 3 जनवरी को होती है दोस्तों, ठीक है, 3 जनवरी की डेट होती है। और जो सबसे दूर अपसौर की घटना होती है ये होती है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई को होता है, उपसौर जो है 3 जुलाई को होता है। उपसौर को ही पेरीहीलियन कहते हैं दोस्तों, उपसौर को ही पेरीहीलियन, ये इंग्लिश वर्ड है पेरीहीलियन, ठीक है, इसी का उपसौर का ही। और अपसौर को कहते हैं अपहेलियन, 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 ठीक है, अपहेलियन की घटना कहते हैं, अपहेलियन, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर कहा अपसौर है यानी कि ये 4 जुलाई की बात कर रहा है जब सबसे ज़्यादा दूर की स्थिति में बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य होती है? तो देखिए ओजोन आपका है समताप मंडल में पड़ता है और ये 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र में पड़ेगा। तो आंसर आपका बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिवाहिनी व्युत्क्रमण क्या होता है? अभिवाहिनी व्युत्क्रमण क्या होता है? तो ये जब स्थिति कब बनती है व्युत्क्रमण की स्थिति? ये चक्रवात के समय बनती है स्थिति दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अभिवहन व्युत्क्रमण की स्थिति जो बनती है वो बन जाती है आपकी, कब बनती है? चक्रवात जब आते हैं उस समय ये स्थितियाँ बन जाती है। और खास तौर से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, शीत वातावरण में जब जो है ठंडी और भारी हवा जो है चक्रवात के समय ठंडी हवा गर्म हवा के ऊपर, मतलब गर्म हवा के प्रदेशों में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये स्थितियाँ बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, युग्म सुमेलित नहीं है का मतलब है यहाँ पर दे रहा है दोस्तों हवाएं, ये प्रचलित पवने हैं, ये पवने हैं, क्या है आपकी? पवने, पवने हैं, ये वाला सेगमेंट आपकी हवाएं हैं और ये स्थान दे रहा है, ठीक है, प्लेस। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे सांता आना, ये सांता आना हवा के बारे में, सांता आना या बिंदी है बेटा, सांता आना, ये जो हवा होती है कैलिफोर्निया में चलती है, ये बिल्कुल सही दिया है, सुमेलित है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? खमसिन है, वो मिस्र में चलती है, यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद में
फोहन लिखा है, फान होना चाहिए यहाँ पे, फान हवा, फान हवा भी इसका नाम है। कहीं कहीं फोहन भी लिखता है, कहीं कहीं फान भी आएगा। तो फान आपकी जो कहाँ भी चलती है, वो स्विट्जरलैंड में चलेगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मिस्ट्रल जो है वो मिस्ट्रल क्या है, फ्रांस में चलेगी, ठीक है। ये तो आपके ऑप्शन बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो मिस्र है ये कौन, यहाँ पर मिस्र ऑप्शन, देखिए इसमें से किसी एक ऑप्शन को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था वहाँ पर ऑप्शन ये होना चाहिए था, अरब दे रहा था, अरब, ठीक है। तो ये चीज़ें अरब दे रहा था तो वहाँ पे गलत हो जाता है। जो मिस्र का एक पर्टिकुलर देश होता है वहाँ पर अगर बात कहता तो ये सही जाता, तो ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें जो भी आपको इस क्वेश्चन में मिले अभी तक दोस्तों, इसमें कोई भी क्वेश्चन असुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं, यानी कि सभी के यहाँ पर आंसर मेल में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कोई एक नाम बदल देगा तो फिर आपका क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें से, तो ये चीज़ें आपको चारों सुमेलित दी गई हैं। फ़ोन भी आपको है, और मिस्ट्रल जो है, ठीक है, वो तो अभी आप हम लोगों ने पढ़ा ही था पिछले वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वर्षा स्तरीय मेघ जो होते हैं वो दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज़्यादा वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय मेघ जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। निम्बोस्टेटस जो क्लाउड होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, नेफोमीटर के बारे में बता रहा है। तो नेफोमीटर से दोस्तों बादलों की दिशा और गति के बारे में आकलन किया जाता है। नेफोमीटर से बादलों की दिशा और गति के बारे में किया जाता है। इसी के अलावा मैं बता दूं, आइसो लाइन जो होती है या आइसो हाइट जो होती है वो क्या, ये रेखा भी आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में भी। तो ये समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली, ठीक है, वर्षा के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को जो है आइसो हाइट लाइन कहा जाता है, ठीक है। और एक और वर्ड है आइसो हाइलाइन, ये समुद्र के खारेपन को मिलाने वाली, समुद्र का जहाँ जहाँ पानी समान खारापन जहाँ समान होती है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइलाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपके लिए थी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विली विली किस प्रकार की तूफ़ानी हवा है, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किस तरह की उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवा है, उष्णकटिबंधीय हवा है ये, ठीक है। तो ये जो कि चलती है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर ये हवा चलने वाली आपकी हवा है विली विली, ठीक है। उत्तर पश्चिमी तट पर ये उत्पन्न होती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं। तो जुलाई से नवंबर तक के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर चक्रवात आते हैं, ठीक है। किस महीने से लेकर के दक्षिण पूर्वी तट पर भी आएंगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर जिसे आप कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी तट के भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ये जो हवाएं होती हैं वो टाइफून कहलाती हैं वहाँ पे, ठीक है। और जुलाई से नवंबर तक के महीने होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चीखता साठा किस तत्व को बोधित करता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा दोस्तों। उच्च वेग से चलने वाली पवनों के बारे में। दक्षिणी गोलार्ध में आपको पता होगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के दक्षिण के हिस्से में जाएंगे, भूमध्य विषुवत रेखा के दक्षिण का हिस्सा और उत्तर का। देखिए उत्तर वाले हिस्से में स्थल की अधिकता है, दक्षिणी वाले हिस्से में स्थल की कमी है, यानी समुद्री हिस्से खाली जगह मिलती है जहाँ पर महाद्वीप नहीं पड़ते आपके। तो यहाँ पर जो है 40 डिग्री से लेकर के लगभग 65 डिग्री के मध्य में काफ़ी तेज़ हवाएं खुली तौर पे चलती हैं। इसी कारण से इनको गरजता 40 और प्रचंड 50 भी कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांश पे जो हवाएं चलती हैं उनको प्रचंड 50 कहा जाता है, और 60 डिग्री पर जो चलती हैं वो चीखता 60 कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो गरजता 40 क्या कहलाती हैं दोस्तों, गरजता 40 चीखता 60 प्रचंड 50 ये आपके 3 हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हवाएं हैं, तो उच्च वेगीय पवने हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन ये भी है। आर्गन नहीं है आपकी, आर्गन जो आपकी है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग
पर जलवायु कैसी है, तो CAW प्रकार की जलवायु है, सबसे ज़्यादा इनकी ये है, CAW प्रकार की जलवायु के बारे में इन्होंने बताया है। और थार्नडाइक ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को की जो विभाजित करने की योजना जो बनाई थी ये 1933 में बनाई थी, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने जो भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसमें भारत की जलवायु को CAW प्रकार की जलवायु के रूप में इसको इंडिकेट किया है, सूचित किया है, बताया है। चक्रवातों की आकृति नहीं होती है, तो देखो बेटा अंडाकार हो सकती है, गोलाकार होती है, बेंज हो सकती है, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होती है। त्रिभुज के आकार में कभी चक्रवात नहीं चलते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर का। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा है, उष्ण होगा यहाँ दोस्तों, उष्ण। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में क्या नहीं है, तो उष्ण मतलब ये उष्ण, ठीक है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र नहीं है, देखो उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से ले करके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होता है ना दोस्तों, ये आपका क्षेत्र जो पड़ता है, यही क्षेत्र क्या बनता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में स्थित, यानी कि एक तरह से कहिए 0 से लेकर के 30 डिग्री उत्तर, 0 से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका, वो क्षेत्र आपका होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सम्मिलित नहीं है, तो देशों के बारे में बता रहा है, तो जो इससे एक्स्ट्रा क्षेत्र में होगा वही नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आपके दे रहे हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र इसमें हो सकते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल है ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो सही है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालागाशी वगैरह का जो क्षेत्र है ये आपका आएगा, फिलीपींस का भी क्षेत्र आ जाएगा। जापान वाला क्षेत्र जो होता है, इसका अक्षांश जो है थोड़ा भिन्न है, ये उच्च अक्षांशों पे पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका अक्षांश 30 डिग्री से बाद क्या उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये नहीं, यहाँ पर जापान नहीं होगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में यहाँ का काफ़ी शुष्क होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जब मिलेगा, भूमध्य रेखीय कहिए चाहे यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु होना चाहिए, रेखीय नहीं होगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखा के भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में, यानी यूरोप के निचले हिस्से में जो सागर पड़ता है और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में जो पड़ता है वही भूमध्य सागर है। वहाँ की जैसी जलवायु उसी को ही भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। और ये जलवायु जो मिलती है किसी भी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्सों में, यानी दोनों अक्षांशों मतलब दोनों गोलार्धों में की जो जलवायु होती है वो कैसी जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वर्कनीज महोदय ने किया था। ये वर्कनीज आपके हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वर्कनीज, ठीक है। उनको वर्कज होना चाहिए, वर्कनीज, ये शब्द इस तरह से रहेगा दोस्तों, बिजर्कनीज ये शब्द ये है, शुद्ध शब्द आपका बिजर्कनीज है, ठीक है। और ये वाताग्रता का जो मतलब होता है, यहाँ पर क्या है, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करके जो चलती हैं, वो वहाँ पर वो वाताग्र लहर का उत्पन्न होती है। शीत हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा इस तरह से जब मिलती हैं तब ये शीत वाताग्र का या उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। और किसी को क्या नामकरण का पड़ता है वो चीज़ें आप लोग डिटेल वीडियो में देख लीजिएगा। हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है दोस्तों, हिंद महासागर की औसत गहराई पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो हिंद महासागर की औसत गहराई जो है लगभग 4000 मीटर के आसपास है दोस्तों, 4000 मीटर के आसपास का पड़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध में जल विभाग कितने प्रतिशत है, तो लगभग 81% है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, तो लगभग 81% जल की मात्रा यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका करेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है महासागरीय जल में लवणता घट जाती है जब, ठीक है, कब घटेगी महासागरीय जल में लवणता, कब घटेगी, वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होने से तो जल की मात्रा नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
का वेग अधिक होगा तो हवाओं के वेग से तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्या होगा, लवणता घटती है, इससे कोई हवा लवणता नहीं घटेगी, ये भी बिल्कुल गलत है। भारी वर्षा, हाँ जब वर्षा खूब होगी तो वहाँ लवणता घट जाएगी दोस्तों, ये बिल्कुल सही आपका है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है, यहाँ की जो जलीय क्षेत्र होते हैं उतने ज़्यादा क्या होते हैं, खारापन नहीं होता है समुद्री जल का, लेकिन इसके बाद का जो अक्षांश पड़ता है यानी मध्य अक्षांश जो पड़ता है वो इसके बाद का जो अक्षांश पड़ता है यानी लगभग 30 डिग्री अक्षांश के जो हिस्सा पड़ता है इधर का खारापन ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्रुवों पे भी कम होगा और विषुवत रेखा पर भी होगा कम, सबसे ज़्यादा क्या हो इन्हीं क्षेत्रों में पड़ेगा आपका, ठीक है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला है टर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल आपको पता होगा 330% करीब में है आपका, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 330 का नहीं दिया है, कोई एक ऑप्शन 370 दो बार कर दिया गया है, तो 330 का दोस्तों ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट, कोई एक कर लीजिए दोस्तों, 330 का ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 330% होती है लवणता। और मृत सागर की 240 है दोस्तों, जानते ही हैं आपको मृत सागर की 240 है, और ठीक है ये वान झील की जो आपकी लवणता होती है वो आपकी ये तुर्की में पड़ता है, वान झील आप जानते हैं, टर्की लिखा हुआ है, टर्की प्रसिद्ध झील है, वान है, इसकी लवणता 330 है, और इसके बाद मृत सागर जो डेड सी है उसकी लवणता 240 प्रति हज़ार है, ये है लवणता, और ग्रेट सॉल्ट की जो लवणता है वो 220 है, ठीक है 220 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है कितना है, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, 17 डिग्री सेल्सियस है, या 60 डिग्री सेल्सियस है, दो बार साथ साथ हो गया दोस्तों, ये 17 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। औसत जो तापमान है ना, औसत क्या कह रहा है, महासागर का औसत तापमान जो है, औसत तापमान वो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये एवरेज तापमान बनता है दोस्तों। यहाँ पर किसी और को कुछ और बना लेंगे, इसको 37 डिग्री भी कर सकते हैं आप, तो आपको फिर डिफरेंट आंसर मिल सकता है, नहीं तो दोनों कॉमन हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है, तो जो सागर छोटा होगा दोस्तों, ठीक है, जो सागर छोटा होगा सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो लाल सागर सबसे छोटा सागर पड़ता है, तो ये, और अरब सागर अरब प्रायद्वीप के बीच वाला हिस्से में पड़ता है ये, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म सागर जो हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं कहाँ पर, किस वाले क्षेत्र में रहेंगे, तो अटलांटिक महासागर का, ठीक है, ऊंचे तापमान जो पड़ते हैं अटलांटिक महासागर में पड़ेंगे, क्योंकि ये हर तरफ से स्थल से घिरा रहता है, और यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा भी चलती है, और ये पूरी तरह से महाद्वीपों से घिरा हुआ होने के कारण से ये थोड़ा सकरा पड़ता है, इस कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचे तापमान इसी महासागर में रहते हैं, अटलांटिक महासागर में, खासतौर से उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में। अगला है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। जापानी लोग जो है कुरोशियो की धारा को, कुरोशियो की जो धारा है इसे ही लोग काली धारा के नाम से भी जानते हैं, और जानते हैं कुरोशियो की जो धारा है जो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में जो रोल अदा करती है वही सेम रोल यहाँ पर कुरोशियो की जलधारा है, जो कि यूरोप के तटों से होकर के, मतलब जापान के तटों से होकर के गुजरती है, और जापान के तटों से साथ ही साथ आप कहिए कि जो आपका चीन है ना, इंडोनेशिया, ये सब तमाम सारे जो देश हैं ये इसके पूर्व यानी कि अटलांटिक प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर चलने वाली जो हवा है, जलधारा है, वो कुरोशियो की जलधारा है। उसी तरह से अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में के जो है पश्चिमी हिस्से में जो चलती है, यानी कि अमेरिका के तटों से होकर के जो जलधारा चलती है वो कौन सी, गल्फ स्ट्रीम हो जाती है। तो सेम इक्विवेलेंट जलधारा ये भी है, गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है और कुरोशियो भी गर्म जलधारा है। मूल रूप से ये भूमध्य रेखीय जो जलधारा होती है, भूमध्य रेखा से जो चलती है उसी जलधारा का विस्तार है, चाहे वो गल्फ स्ट्रीम हो और चाहे कुरोशियो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम तो है बिल्कुल, अभी आपने देखा, कनारी की जलधारा भी है, ठीक है, कुरोशियो की जलधारा जो दे रहा है, ये कुरोशियो की जलधारा देखिए कहाँ की जलधारा अभी हम लोगों ने देखी है, बेगुला की जलधारा भी है, कुरोशियो की जलधारा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो कुरोशियो की जलधारा बिल्कुल नहीं इसमें से हो जाएगी, ठीक है, कुरोशियो की जलधारा कहाँ हो जाएगी, ये तो प्रशांत महासागर की जलधारा हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल संरचना पाई जाती है, भारत में प्रवाल संरचना पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? तो देखो दोस्तों, कहाँ पर पाई जाएगी? मन्नार की खाड़ी में पाई जाएगी, ठीक है। और पाई जाएगी कहाँ पे? कच्छ के रण वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। भारत में नोट कर लीजिएगा बारीकी से, कच्छ के रण वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, मन्नार की खाड़ी में पाई जाएगी, लक्षद्वीप में पाया जाएगा, ठीक है। और कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्षेत्र भारत के हैं जहाँ पर कि प्रवाल विरंजन यानी कि प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय निक्षेपों का नहीं होना चाहिए, निक्षेपों का होना चाहिए दोस्तों। सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? सागरीय निक्षेपों का सबसे विस्तृत अध्ययन जो किया था वो मरे साहब ने किया था। किसने किया था? मरे ने किया था। महासागरीय नितल पर एकत्र होने वाले सभी पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने, और महासागरीय निक्षेप जो कि कहलाते हैं, और इसका विस्तृत अध्ययन मरे साहब ने किया था। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये आपका जो 30 क्वेश्चन था वो श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों को मेहनत करते रहिए, और हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, और आशा है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आता होगा। और ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों अपनी समझ को, और निश्चित तौर से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, और आप भी महसूस कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।